हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 3 दिनों से हम लोग आपके साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में रात को 10 बजे की सीरीज़ में सारा का सारा डिटेल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो भी 4 बजे हर रोज़ निर्मला सीतारमण जी की जो भी ब्रीफिंग होती है वो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज उस ब्रीफिंग का 4th डे था और आज जो बात मेनली यहाँ पे की गई है फ्रेंड्स, वो जैसा कि पहले 3 दिनों में मैं आपको हर बार बताता हूँ स्टार्टिंग में कि फर्स्ट डे जो था वो था आपके एमएसएमईज के लिए, सेकंड डे जो था वो आपका था फार्मर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और जो थर्ड डे था वो था आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री के लिए। और आज का जो आपका टॉपिक है, आज के इस टॉपिक में मेनली बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, मिनरल सेक्टर की बात की गई है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर एंड स्पेस एंड एटॉमिक सेक्टर की बात की गई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि आज के टॉपिक्स में जो भी आज की ब्रीफिंग हुई है उसमें क्या कुछ इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान, जैसा कि हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं, इसके 5 पिलर्स हैं: इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, आईटी ड्रिवन, डेमोग्राफी एंड डिमांड। क्लियर? तो ये 5 इसके पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो सॉरी ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है डिपेंडेंट है। क्लियर? अब चलते हैं फर्स्ट, फास्ट ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया है कि कैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, कैसे इंडिया में एफडीआई को बूस्ट करवाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात की गई है, हर एक जो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया जाएगा। ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो है हर एक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज होते हैं, तो ये एक स्पेशली एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इसको बनाया जा रहा है। और उसके बाद जो दूसरी बात की गई है वो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल इन ईच मिनिस्ट्री। हर एक मिनिस्ट्री में, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टमेंट अलग होगी। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ अलग पैसा आएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ अलग जाएगा, तो फार्मास्यूटिकल में कुछ अलग जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हर एक मिनिस्ट्री में एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया जाएगा और उसका मेन काम क्या होगा, टू प्रिपेयर इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स, कोऑर्डिनेट विद इन्वेस्टर्स एंड ऑल। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये जो आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाए जा रहे हैं ये मेनली जो आपका इन्वेस्टर है उसकी हेल्प के लिए या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको ईज आउट करने के लिए इनको बनाया जा रहा है। इसके बाद एक तीसरी बात की गई है, अब से रैंकिंग ऑफ स्टेट्स। आपको पता है कि आपका जो नीति आयोग है वो भी अब हर एक स्टेट की रैंकिंग करता है। जैसे हमने एसडीजी इंडेक्स में बात की थी तो वहाँ पे स्टेट्स की रैंकिंग होती है। तो इन द सेम वे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज वेल जो है आपकी स्टेट्स की रैंकिंग होगी। किस बेसिस के ऊपर? इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस, कि कौन सी स्टेट की पॉलिसीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए या ईज़ ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होगी। अब ये जैसे ही रैंकिंग हुई तो इसका फ़ायदा क्या है, अब इन्वेस्टर को पता है कि कौन सी स्टेट की रैंकिंग कहाँ पे है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपना माइंडसेट बना सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है फ्रेंड्स। इसमें बात की गई है, scheme will be implemented in states through challenge mode for industrial clusters। यहाँ पे क्या बात की गई है, जो भी आपके इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनमें जो भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना और उनकी आपस में कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे की गई है। इंडस्ट्रियल जो आपके क्लस्टर्स हैं उनके जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर? और उसके बाद सेकंड बात की गई है, अब देखिए आपकी लैंड बैंक्स होते हैं। लैंड बैंक मतलब जो एक लैंड पूरा का पूरा किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो अब इसमें बात की गई है कि स्टेट्स जो हैं दे मस्ट प्रोवाइड लैंड बैंक्स ताकि इन्वेस्टर आए और उसके पास
लैंड अवेलेबल हो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए और वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं उनको लगाया जा सके। दैट मीन्स जो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बैंक्स है वो क्या कर रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी। क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक की अवेलेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर। आगे चलते हैं। कोल सेक्टर। अब देखिए ये तो था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आज का जो मेन फोकस रहा है वो है आपके कोल एंड मिनरल सेक्टर में फ्रेंड्स। ठीक है। अब सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, जो आपका कोल सेक्टर है, ये कोल सेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड के मेनली अंडर है इंडिया में। यहाँ पे आज तक जो थी आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो थी एक्सप्लोरेशन, वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टिव यूज़ के लिए थी। कैप्टिव यूज़ का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने यूज़ के लिए। किन लोगों को, जैसे कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री है, तो उनको कोल की ज़रूरत है। तो कैप्टिव का मतलब क्या है कि उनको कोल ब्लॉक मिलेगा, बट जितना उनको रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ वो उतना ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में सेल नहीं कर सकते। क्लियर। तो इससे क्या हो रहा था, हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही थी कोल की, और हमें कोल का इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा था जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इसको कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, The government will introduce competition, transparency and private sector participation. प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगी कोल इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे फ्रेंड्स। ठीक है। आज के बाद गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आएगी कि आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के थ्रू कोल जो है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, कोई भी, पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ वो इंडस्ट्री जिनको ज़रूरत थी, जो इस फील्ड में काम करती हैं, उन्हीं को ये कैप्टिव जो थी आपके ब्लॉक्स मिलते थे। बट आज के बाद कोई भी इंडस्ट्री जो कोल एक्सट्रैक्ट कर सकती है, जिसके पास पैसा है बिडिंग के लिए, वो उसको कोल का जो ब्लॉक है वो मिल सकता है। क्लियर। एनी पार्टी कैन बिड, ये देखिए। ठीक है। नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आज के बाद कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ अप फ्रंट पेमेंट, मतलब जिसके पास पैसा है बिडिंग के लिए वो आ सकता है, और जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो आ सकता है। ठीक है। तो ये कोल सेक्टर में हम कैप्टिव ब्रीडिंग का जो मॉडल है उसको ख़त्म करके अब हम लेके आ रहे हैं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का। क्लियर। आगे चलते हैं। अब आज से पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो आपके फुली एक्सप्लोर्ड कोल ब्लॉक्स थे उन्हीं के लिए ऑक्शन का प्रोविज़न था, कि सिर्फ और सिर्फ जो सेमी आपके पार्शली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स थे उनके लिए कोई भी ऑक्शन का प्रोविज़न नहीं था। बट आज की जो ब्रीफिंग हुई है इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जो हम नई पॉलिसी लेके आएंगे उसमें जो पार्शली एक्सप्लोर्ड जो आपके ब्लॉक्स भी हैं उनके लिए भी ऑक्शनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। अब होता क्या है, जो आपके फुली एक्सप्लोर्ड है, मतलब वहाँ पे CIL ने जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है उसने एक्सप्लोर किया हुआ है, बट जो आपके पार्शली जो एक्सप्लोर्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको फुल एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो वहीं पे प्राइवेट पार्टनरशिप की हेल्प मिलेगी हमें। क्लियर। और इसके बाद एक चीज़ और कही गई है कि अगर आप जो आपकी स्केड्यूल डेट है, जो आपकी स्केड्यूल डेट है, अगर उससे पहले प्रोडक्शन आप प्रोवाइड करवाते हो, अगर आप उससे पहले उसको एक्सप्लोर कर लेते हो, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो, तो फिर उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। क्लियर। किसको? प्राइवेट सेक्टर को, जो भी आप नया एक्सप्लोर कर रहे हो। क्लियर। आगे चलते हैं। अब कोल गैसिफिकेशन की बात कर ली जाए, कोल लिक्विफिकेशन। फ्रेंड्स, जैसे भी आपको सबको पता होगा कि जो भी आप कोल एक्सट्रैक्ट करते हो उस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ कोल ही नहीं होता। ठीक है। वहाँ पे आपकी कोल जो आपकी गैस है, कोल बैटरी जिसको बोलते हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन उसको भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, अगेन विद द सेम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। ठीक है। जिसको भी कोल ब्लॉक मिलेगा, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन के लिए भी उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। कितना?
50,000 करोड़। 50,000 करोड़ किसके लिए? अब जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है उसका टारगेट है कितना? 1 बिलियन टन्स। कब तक? 2023-24 तक हमारा टारगेट है कि 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल की जो है वो प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इतनी आपको प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डेवलप्ड। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए ही ये 50,000 करोड़ सैंक्शन करने की बात की गई है। क्लियर? और इस 50,000 में से ये 18,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ हम किसके ऊपर लगा रहे हैं? ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रांसफ़र, ताकि हम जहाँ से हम कोल बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ से कन्वेयर बेल्ट्स डाली जाएं और डायरेक्ट जहाँ पे लोडिंग करनी है इसकी, कन्वेयर बेल्ट से ही लोडिंग हो। तो उससे क्या होगा? आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ख़त्म होंगे, आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, आपके लॉजिस्टिक चार्जेस कम होंगे। दैट मीन्स आपके सिस्टम में एफिशिएंसी आएगी और आपकी जो भी कॉस्टिंग है एक्सट्रैक्शन की एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी कम हो जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, कोल बेड मीथेन, जो भी आपका कोल्ड फील्ड होता है, कोल जो आपका रहेगा उसके ऊपर कोल बेड मीथेन रहती है। तो आज के बाद जो भी कोल इंडिया लिमिटेड की कोल माइंस हैं, कोल एक्सट्रैक्शन के साथ साथ वहाँ पे कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन के राइट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद माइनिंग प्लान सिंप्लीफिकेशन। हर एक इंडस्ट्री को अपना माइनिंग प्लान जो है वो अपलोड करना पड़ता है, मिनिस्ट्री को देना पड़ता है कि हम इस तरह से इस फील्ड में माइनिंग का प्लान कर रहे हैं। तो उस माइनिंग प्लान जो है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया, उसके प्रोसीजर्स को कम किया गया है और उसके लिए आपकी ऑनलाइन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। क्लियर? और उसके बाद अब नेक्स्ट जो चेंज किया गया है, जो आपका रिजर्व प्राइस है ऑक्शन का, किसके लिए? नॉन पावर कंज्यूमर्स, जो CIL के नॉन पावर कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनके लिए ऑक्शन की जो बिडिंग है उसको क्या कर दिया गया है? कम कर दिया है। ठीक है, मिनिमम प्राइस, जो रिजर्व प्राइस होता है कि मिनिमम प्राइस इससे कम आप नहीं लगा सकते ऑक्शन बिड, तो उसको वो कम कर दिया गया है। क्लियर? तो इससे क्या होगा? इट विल हेल्प कितना? 5,000 करोड़। क्लियर? नेक्स्ट, मिनरल सेक्टर की बात कर ली जाए। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोल सेक्टर की, अब उसके बाद अगर मिनरल एज अ होल उसकी बात कर ली जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना। कहाँ पे? मिनरल एक्सट्रैक्शन में। क्लियर? अब इसके बाद हम एक नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्या चाहते क्या है हम? एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग एंड प्रोडक्शन। हम चाहते हैं कि एक ही कंपनी जो है एक्सप्लोर करे, माइन करे एंड उसको प्रोड्यूस करे। हम एक ऐसी रिजीम चाहते हैं जिसमें एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड प्रोडक्शन लाइन बाय लाइन हो। क्लियर? अब इसके लिए 500 माइनिंग ब्लॉक्स वुड बी ऑफर्ड थ्रू एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब आप मिनरल सेक्टर को डेवलप करना चाहते हो, तो मिनरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए अभी इंडिया में जो बहुत पोटेंशियल है मिनरल सेक्टर में, तो उसके लिए हमने क्या किया? 500 माइनिंग ब्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से हम जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके, माइन करके उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? अब एक और चीज़ यहाँ पे चेंज किया गया है, जो आपकी एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ है उनको क्या चाहिए? बॉक्साइट एंड कोल। तो उनके लिए क्या किया गया है? जॉइंट ऑक्शन, कि वो एक साथ ही सिंगल ऑक्शन में बॉक्साइट एंड कोल जो है दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? जो आपकी एल्युमिनियम इंडस्ट्री है उसका टोटल जो उसकी कॉस्टिंग है, उसके ओवरहेड चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स, यहीं आपके मिनरल सेक्टर में क्या पॉलिसी रिफॉर्म किए जा रहे हैं? रिमूव डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस। कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव, कैप्टिव मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सिर्फ और सिर्फ कैप्टिव यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि ये डिस्टिंक्शन जो है, क्योंकि क्या होता है, जो आपकी कैप्टिव माइन है, लेट्स से मेरे पास एक कैप्टिव माइन है, तो मैं उसको आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे सैंक्शन की गई है, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, मेरी इंडस्ट्री के यूज़ के लिए।
बट अब अगर हम इस जो ये डिस्टिंक्शन है कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव की, इसको ख़त्म कर दें तो इससे क्या होगा, जो लीज़ है, लीज़ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर मेरे नाम पे लीज़ है तो मैं किसी और को भी वो सेल आउट कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ माइनिंग लीजेस एंड सेल ऑफ सरप्लस। अब कैप्टिव में मैंने आपको क्या बताया था कि सरप्लस होता है बट आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, बट इससे क्या होगा, यू कैन सेल आउट दैट सरप्लस मिनरल्स। क्लियर। अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है वो क्या डेवलप कर रही हैं, मिनरल इंडेक्स। हर एक डिफरेंट मिनरल्स के लिए कि इंडिया में कितनी क्वांटिटी है, किस स्टेट में है, क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, क्या नहीं, तो उसके लिए मिनरल इंडेक्स बनाया जा रहा है। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बना रही है। क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मिनरल इंडेक्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये डेवलप किया जा रहा है, तो ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर। क्लियर। आगे चलते हैं। अब आती है बात डिफेंस की फ्रेंड्स। तो डिफेंस में आपको पता है कि डिफेंस में हम मेजरली जो है वर्ल्ड में इंपोर्टर माने जाते हैं, ठीक है, और वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स इन वर्ल्ड, ठीक है, डिफेंस सेक्टर के लिए, चाहे वो एम्यूनिशन की बात कर ली जाए, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड एडवांसमेंट की बात कर ली जाए, ठीक। तो अब हमारा आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है, कहाँ पे भी डिफेंस सेक्टर में भी। तो हमने यहाँ पे भी सेल्फ रिलायंस की बात की गई है, तो किसके अंडर, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। अब इसके थ्रू हम सबसे पहले करना क्या चाहते हैं, हम बना रहे हैं लिस्ट किसकी, वेपन्स की, ताकि हम उसका इंपोर्ट जो है ईयर बाय ईयर बैन कर सकें। यहाँ पे क्या बात की गई है कि आपके जो एम्यूनिशंस हैं, वेपन्स हैं, आप उसकी लिस्ट बनाइए, उसका एक लॉन्ग जो आपका टाइम चार्ट है वो बनाइए कि किस किस ईयर वाइज हम ये जो है ये एम्यूनिशन आज के बाद कि इसका इंपोर्ट बंद करेंगे, 2 साल बाद इसका करेंगे, ताकि हम टोटल सेल्फ रिलायंट हो सके डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। और उसके बाद इंडिजिनस जो भी हमारे आज तक इंपोर्टेड स्पेयर्स हैं उसको हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, ठीक है। और उसके बाद डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए सेपरेट बजट की बात की जा रही है। जो आपका बजट आता है उसमें डिफेंस सेक्टर के लिए, डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है, अलग से पैसे की बात की जा रही है। और उसके बाद ये आपको पता है कि इट विल हेल्प टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल ऑब्वियसली। और इसके बाद अब क्या होता है, जो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसका जो बोर्ड है उसको कॉर्पोरेटाइज किए जाने की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब आपको पता है ना कि कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूड की जा रही है, ना कि उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। कि जो प्राइवेट कंपनी, जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, जो उनका एक स्ट्रक्चर होता है मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, वो इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है ताकि इसमें एफिशिएंसी आ सके, इसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। क्लियर। क्योंकि हमें अब सेल्फ रिलायंट बनने की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब जो आपकी एफडीआई लिमिट की बात की जा रही है फ्रेंड्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट के अंडर अभी तक जो है ऑटोमेटिक रूट उसमें 49% है, तो इसको इंक्रीज़ करके कितना बोला जा रहा है, 74%। याद रखिएगा, एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट की बात की जा रही है, ना कि गवर्नमेंटल सैंक्शन की, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक में 74% तक लेके जाने की बात की जा रही है। और उसके बाद टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है कि अभी तक क्या होता है कि हमने एक टारगेट बना लिया कि ये प्रोक्योर करेंगे, बट वो प्रोक्योरमेंट जो है उसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं होती, वो 10-10 साल, 15-15 साल, आपको पता ही है। अभी फाइटर जेट्स की बात हो रही थी तो कितने साल वो सारा सिलसिला चला है, तो उसको भी टाइम बाउंड करने की बात की जा रही है। और उसके बाद सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट टू सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट मतलब कि आप कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देयर वुड बी अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। क्लियर। आगे चलते हैं। सिविल एविएशन फ्रेंड्स, सिविल एविएशन के केस में क्या है, हमारे इंडिया में
आउट ऑफ 100% सिर्फ और सिर्फ ये 60% ही इंडियन एयर स्पेस है जो फ्रीली अवेलेबल है। बाकी 40% वो स्पेस है जिसमें सिविल एविएशन जो है परमिट नहीं है। क्लियर? तो अब सबसे पहले तो जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन एयर स्पेस विल बी ईज्ड। ये 60% से हम इसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम इसको फुली यूटिलाइज कर सकें। अब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सिविल एविएशन इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड है, चाहे वो टेरेन रिलेटेड है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के रिलेटेड है। तो हम क्या चाहते हैं, अब इसको रैशनलाइज किया जाए, इसको ईज आउट किया जाए ताकि हम अपनी सिविल एविएशन जो इंडस्ट्री है इसको बूस्ट कर सकें। क्लियर? तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प टू बेनिफिट अराउंड 1000 करोड़ पर ईयर। ठीक है, सिविल एविएशन इंडस्ट्री को कितने का फ़ायदा हो सकता है पर ईयर? 1000 करोड़ का। क्लियर? आगे चलते हैं। अब एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए थ्रू पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोड है उसके थ्रू बात की जाए तो इसको अभी हम राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में हमने क्या हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है, आपकी मेंटेनेंस जो है एयरपोर्ट्स की वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके उसको, प्राइवेट सेक्टर को मेनली इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें। अभी तक हर एक जो आपका राउंड है, जैसे सेकंड राउंड, अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, तो हर एक राउंड में 6 एयरपोर्ट्स की बात की जा रही है। ठीक है, 6 एयरपोर्ट्स। अभी फर्स्ट राउंड के जो 6 एयरपोर्ट्स हैं उनमें से 3 एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी बिडिंग जो है फाइनलाइज हो गई है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात की जा रही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, नॉट कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इससे ये फर्स्ट राउंड है, ऐसे ही हम सेकेंड राउंड की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो एक्सपेक्टेड है थ्रू फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कितनी? 13,000 करोड़। 12 एयरपोर्ट्स के थ्रू, 6 इन फर्स्ट राउंड, 6 इन सेकेंड राउंड, तो टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है इस सेक्टर में? 13,000 करोड़। अब इसके बाद जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि एविएशन इंडस्ट्री का, एविएशन जो हमारी इंडस्ट्री है उसका सबसे ज़्यादा कॉस्ट उसको किसकी आती है? एक तो आपकी एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है ये उसकी कॉस्ट होती है, दूसरा होता है आपका MRO, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। जो भी आपके एयरक्राफ्ट्स हैं फ्रेंड्स उनकी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहोलिंग जो है इसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है। रीज़न बीइंग, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जितनी भी ये इंडस्ट्री है, बोइंग एंड ऑल, ये इंडिया में इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ये सारी की सारी बाहर की इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक, तो एयरक्राफ्ट भी यही बनाती हैं, तो उन एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस भी हमें पता है, तो फिर यही करेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या होता है, जो आपकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर का जो खर्चा रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अब हम क्या करना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट रिपेयर एंड एयरफ्रेम मेंटेनेंस जो है वो इंडिया में उसको बढ़ाना चाहते हैं हम। ठीक है, ताकि वो जो है इंडिया में 800 करोड़ का जो है बिजनेस उसको बढ़ा के कितना किया जा सके? 2000 करोड़। ठीक है, तो ये हमारा मेन टारगेट है ताकि हम जो हमारी इंडस्ट्री है, जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो उसको बाहर की कंपनियों को इतना पैसा पे करना पड़ता है वो कम हो सके। क्लियर? इससे क्या होगा, उनके जो खर्चे हैं, उनके चार्जेस है वो कम हो जाएंगे, और जैसे ही चार्जेस कम होंगे जो भी हमारी इंडस्ट्रीज लॉस में ज़्यादा जाती हैं ATF एंड MRO के कारण, वो उनका लॉस जो है वो कम हो जाएगा और हमारी ये इंडस्ट्री वायबल बन जाएगी। क्लियर? और उसके बाद कन्वर्जेंस बिटवीन डिफेंस सेक्टर एंड सिविल MROs। हम क्या चाहते हैं कि अभी तक क्या है कि जो आपकी डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस के प्लेन्स है, उसका MRO अलग होता है, सिविल एविएशन के लिए अलग। तो हम क्या चाहते हैं, इसको कन्वर्ज किया जा सके ताकि जो भी हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ होंगी, इंडिया में जो MRO ऑपरेशंस को देखेंगी, वो दोनों को केटर कर सके, डिफेंस को भी और आपके सिविल एविएशन को भी। इससे क्या होगा, उनका भी प्रॉफिट मेंटेन रहेगा और दूसरा इंडिया में ये इंडस्ट्री जो होगी आपकी डेवलप होगी। आगे चलते हैं। अब टैरिफ पॉलिसी की बात कर ली जाए फ्रेंड्स। टैरिफ
जो आपके इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स की बात की जा रही है, तो सबसे पहले कंज्यूमर राइट्स की बात के ऊपर बात की गई है कि जो भी आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर डिस्कॉम्स की इनएफिशिएंसी जो है उसका बर्डन कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं आना चाहिए। डिस्कॉम्स जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी कंपनीज हैं वो इनएफिशिएंटली वर्क करती है। जैसा कि हमने पहले देखा, फर्स्ट डे जो था उसमें डिस्कॉम्स के लिए कुछ ना कुछ जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिलीफ पैकेज लेके आई है ना। तो डिस्कॉम जो है वो इनएफिशिएंटली काम कर रही हैं, तो उनकी इनएफिशिएंसी के कारण लॉस किसका होता है? आपके कंज्यूमर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि डिस्कॉम्स की इनएफिशिएंसी जो है वो कंज्यूमर के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहिए। सेकंड, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए सर्विसेज के लिए, स्टैंडर्डाइज सर्विसेज होनी चाहिए डिस्कॉम्स की, और अगर कोई भी डिस्कॉम वो स्टैंडर्डाइज सर्विस प्रोवाइड करने में फेल होती है तो उसके ऊपर पेनल्टी की बात की गई है कि उसके ऊपर कोई ना कोई पेनल्टी होगी। ठीक है, और डिस्कॉम्स मस्ट एंश्योर एडिक्वेट पावर एंड लोड शेडिंग टू बी पेनलाइज। लोड शेडिंग जब भी होता है, आपको पता है कि अभी गर्मियों का सीज़न है एंड ऑल, तो यहाँ पे क्या होगा, लोड शेडिंग क्या प्रॉब्लम रहती है, तो अगर ये प्रॉब्लम आई तो डिस्कॉम्स को पेनलाइज किया जाएगा। क्लियर। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कि जो भी क्रॉस सब्सिडी, आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें क्या है, क्रॉस सब्सिडी। आपको कंज्यूमर, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट चलाते हो तो वहाँ पे यूनिट्स ज़्यादा है कमर्शियल के लिए, बट अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी तो उसके चार्जेस कम हैं। रीज़न बीइंग क्रॉस सब्सिडाइज्ड। आपके घर के चार्जेस कहाँ से निकाले जा रहे हैं? इंडस्ट्री से। तो उससे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री को तो पहले ही लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम कम करने की बात की जा रही है। और उसके बाद टाइम बाउंड ग्रांट ऑफ ओपन एक्सेस, इसकी बात की जा रही है। अब इसके बाद जनरेशन एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डेवलपर्स टू बी सिलेक्टेड कॉम्पिटिटिवली, बात की जा रही है कि जो भी आपके जनरेशन एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कॉम्स की हेल्प कर रहे हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए वो भी, और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू उनको भी सिलेक्ट किया जाना चाहिए। क्लियर। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी ऑफ सेक्टर, नो रेगुलेटरी एसेट्स, टाइमली पेमेंट एंड डीबीटी ऑफ फॉर सब्सिडी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स। आपको पता है कि स्मार्ट मीटरिंग की तो बात हमेशा ही चल रही है। अब स्मार्ट जो आपकी मीटरिंग है, प्रीपेड मीटरिंग की बात चल रही है कि आप पहले ही, जैसे मोबाइल प्रीपेड है, सब कुछ आपके प्रीपेड की बात की जा रही है। क्लियर, ताकि जो आपके डिस्कॉम्स है उनका लॉस है वो कम किया जा सके। उसके बाद एक और बात की गई है फ्रेंड्स, पावर डिपार्टमेंट्स एंड यूटिलिटीज़ इन यूटीज़, जो भी हमारी जितनी भी यूटीज़ हैं उनको, उनकी जो पावर डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। क्लियर। आगे चलते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फ्रेंड्स सबसे आपको पता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है यहाँ पे इस टाइम पे जब हमने कोविड-19 की सिचुएशन देखी तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत थी इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसा कि आपके नाम यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, सोशल। ठीक है, तो दैट मीन्स नॉट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग, सबसे पहली बात। अब अगर प्रॉफिट नहीं है तो यहाँ पे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत उतनी नहीं हो पा रही है, इस सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक नया प्रपोजल लेके आई है कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का पहले 20% मिलता था वायबिलिटी गैप फंडिंग का, अब से गवर्नमेंट सेंट्रल प्लस स्टेट जो है वो 30% ईच, ठीक है, किसका, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का एज अ वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात की जा रही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं फॉर अदर सेक्टर्स वो कितना रहेगा, 20% ही रहेगा, 20% ईच फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है 8100 करोड़ का जो है टोटल आउटले की ये बात की जा रही है, जो भी ये 10% बढ़ाने से जो गवर्नमेंट की जेब से जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो भी ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जा रही है, तो ये प्रोजेक्ट कौन से होंगे, इन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये खुद पहले सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स, उसके बाद वायबिलिटी गैप फंडिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी।
स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स स्पेस टेक्नोलॉजी आपको पता है कि टिल डेट ये जो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी है इंडिया में इट इज़ रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। बट अब बात की जा रही है पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टिसिपेशन की स्पेस टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द प्राइवेट कंपनीज इन सैटेलाइट लॉन्चेस एंड स्पेस बेस्ड सर्विसेज। जो भी आपकी सैटेलाइट की बात कर ली जाए, स्पेस बेस्ड सर्विसेज या लॉन्चिंग की बात कर ली जाए, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रेडिक्टेबल पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेके आना है तो आपको एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए और एक पॉलिसी चाहिए, बड़ी क्लियर पॉलिसी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर वुड ऑल्सो बी अलाउड टू यूज़ इसरो फैसिलिटीज़। जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपकी इसरो की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसके बाद फ्यूचर प्रोजेक्ट जितने भी हमारे होंगे प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए, आउटर स्पेस के लिए, उसमें भी प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी हेल्प ली जाएगी, क्लियर, उसका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। और उसके बाद जो आपका जियो स्पेशल डाटा है, ठीक है, ये भी आपका रिमोट सेंसिंग जो आपके सैटेलाइट्स हैं वो भी किसके साथ शेयर किया जाएगा, जो आपकी टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनके साथ ये डाटा भी शेयर किया जाएगा ताकि वो स्पेस सेक्टर में हमारी हेल्प कर सकें, क्लियर। आगे चलते हैं, एटॉमिक एनर्जी। फ्रेंड्स स्पेस और एटॉमिक ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ जो आज तक जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर आते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। बट अब क्या है जी, हम बात कर रहे हैं रिसर्च रिएक्टर्स की एस्टेब्लिशमेंट की मेडिकल आइसोटॉप्स के लिए, ताकि जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं या कोई भी ऐसी आपकी हेल्थ इश्यूज़ है जहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, उसके लिए हमें हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर रहे हैं। और उसके बाद इरेडिएशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी हम पीपीटी की मॉडल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स किसके लिए, इंडियाज़ स्टार्टअप इकोसिस्टम। न्यूक्लियर सेक्टर में आपका जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उसको लिंक अप करने के लिए हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं ताकि वो हम लिंक अप कर सके वो चीज़ें सारी, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक सेक्टर की बात हो गई कि अब इसमें भी प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जा रहा है और स्पेस सेक्टर में भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की डिस्कशन थी, जो भी आज की ब्रीफिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ इम्पोर्टेंट था डिस्कस करने के लिए वो मैंने आज आपसे शेयर किया है। और जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे ब्रीफिंग्स आती जाएंगी डेली रात को 10 बजे आपके साथ मैं पूरी की पूरी वो ब्रीफ जो है उसको डिस्कस करूँगा डिटेल में, ठीक है। और होप जो भी मैं पहले आपसे मैंने शेयर किया है वो आप लोग सब एक बार पढ़ रहे हो और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप भी रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि रिसर्च मैंने आपको हमेशा ही बताया है कभी भी टीचर के ऊपर आप रिलाय नहीं रहेंगे। टीचर अपना बेस्ट देता है बट उससे जो आपको एक चीज़ हमेशा करनी होती है, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो जो टीचर पढ़ाए आपको प्लस अपना ऐड कीजिए उसमें जितना हो सके आपसे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और कल की ब्रीफिंग के बाद मैं दोबारा आपसे रात को 10 बजे आके डिस्कशन के लिए यहाँ पे आऊँगा और आप लोगों से सारा डिस्कस करूँगा। होप यू ऑल आर स्टेइंग एट योर होम्स एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। बाय, टेक केयर।